व्यवसाय के प्रबंधक कैसे है, कैसी योजना बनाते हैं, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका संगठन कैसा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। किसी भी व्यवसाय का संगठन जितना ज़्यादा मजबूत होता है, जितना ज़्यादा जो है व्यापक होता है और जितना ज़्यादा समन्वयकारी होता है, उस व्यवसाय की प्रगति भी उतनी तेज होती है। तो आज हमें समझना है कि ये व्यावसायिक संगठन क्या है। अगर हम जो है प्रबंधकीय प्रक्रिया की बात करते हैं, व्यवसाय प्रबंधकीय का ये दूसरा स्टेप है, यानी कि प्रबंध के ये दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि नियोजन को लागू करने के लिए आपने जो योजनाएं तैयार की है उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, वो योजनाएं तभी पूर्ण रूप से लागू हो सकती हैं जब आपके पास एक उपयुक्त संगठन है। संगठन क्या है, अब ये जानना पड़ेगा। संगठन का मतलब होता है व्यक्तियों का वह समूह जो ऐसे तैयार किया जाता है जहां पर सबको अपने कार्य के बारे में, सबके अपने अधिकार के बारे में, सबको अपने जवाबदेही के बारे में पता होता है। किसको क्या करना है, किसको कितना करना है, किसको कितना अधिकार दिया जाएगा और कौन किस कार्य के प्रति जवाबदेही होगा। जब इसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उस स्ट्रक्चर को हम संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करते हैं तो उन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटा जाता है। आवश्यकता होती है कार्य को बांटने की। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो सब लोग कार्य करेंगे, लेकिन सब लोग एक समय में एक जैसा कार्य करने लग जाएंगे तो गलत होगा। सबको कार्य बांटना होगा, सबको उस कार्य से संबंधित अधिकार देना होगा। तो कार्य को बांटने की इसी प्रक्रिया का नाम ही संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग है। इसका मतलब अंग्रेजी की भाषा ऑर्गेनाइजेशन से जो है ये शब्द संगठन बना है और ऑर्गेनाइज हुआ है कि शरीर के छोटे छोटे हिस्से। जिस प्रकार से हमारा शरीर बहुत सारे छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना है, हर अंग का एक अपना विशेष काम होता है और उस काम को वो प्रक्रिया करता है और उससे हमारी पूरी शरीर जो है संचालित होती है। उसी प्रकार के व्यवसाय में भी छोटे छोटे अंग होते हैं, व्यवसाय के छोटे छोटे विभाग होते हैं, उसके छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, हर किसी का अपना कार्य होता है। सभी लोग अपने अपने हिस्से का कार्य करते हैं और इससे व्यवसाय भी चल पड़ता है। तो इसी को ही संगठन कहते हैं। तो संगठन के बारे में थोड़ा समझें। विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों की प्रभावपूर्ण समाकलन जो आपस में मिले होते हैं, समन्वय स्थापित करने की कला को ही वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। जहां पर बहुत सारे लोगों को व्यावसायिक कार्य करने के लिए आपस में जोड़ा जाता है और कहा जाता है किसको कितना कार्य करना है ताकि व्यवसाय के गोल को प्राप्त किया जा सके। सबको आपस में जोड़ने की, सबके कार्य को बांटने की, सबके अधिकार और उत्तरदायित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया ही व्यवसाय है। मैकफार्लैंड ने इसको एक्सप्लेन किया कि एक निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्य को ही मतलब कार्य का विभाजन, कार्यों का बंटवारा। आर्विक के अनुसार किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए, इसका निर्धारण करना और व्यक्तियों के बीच उन क्रियाओं का वितरण करना, सही व्यक्ति को सही कार्य देना ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, इसकी व्यवस्था को ही संगठन का नाम दिया गया है। संगठन के लक्षण क्या होता है? संगठन समझ में आ गया होगा, मतलब व्यक्तियों के समूह जहाँ पर सबके बीच में कार्यों को बांटा जाता है, संगठन होता है। सबको पता है कि किसके हिस्से में कौन सा कार्य है, किसको क्या करना है, कब करना है। अब संगठन व्यक्तियों का समूह होता है, क्या बहुत सारे लोगों से मिलकर बनाया जाता है। संगठन एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत कार्यों का उचित रूप से वितरण होता है। संगठन एक साधन है, संगठन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो व्यवसाय के कार्य को करते हुए व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। संगठन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बिना कोई भी प्रक्रिया, क्योंकि कार्य को बांटेंगे नहीं तो तब तक हम उससे रिलेटेड सही व्यक्ति को हम चुन नहीं सकते, क्योंकि संगठन के बाद ही नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। पहले संगठन तैयार होगा, पहले कार्य बांटा जाएगा, क्या कार्य क्या है, उसके आधार पर लोगों की नियुक्ति होती है। संगठन एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर पूरी तरीके से जैसे कोई व्यवसाय बनाया जाएगा, व्यवसाय में सबसे ऊपर होंगे CEO, उसके नीचे होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अलग अलग डायरेक्टर होंगे, उन डायरेक्टर के नीचे जो है मैनेजर होंगे,
ठीक है। मैनेजर के नीचे जो है सुपरवाइजर होंगे और सुपरवाइजर के नीचे एम्प्लॉय होंगे। तो इस प्रकार से किसको क्या कार्य दिया जाना है, तो इस तरह की संरचना तैयार करना ही संगठन है, जहां पर पता कितने व्यक्ति कहां पर काम करेंगे, किस व्यक्ति के अंदर कितने अधीनस्थ होंगे, कितने अधिकारियों के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करेंगे। इस सब की व्यवस्था संगठन एक प्रणाली है और एक प्रोसेस है जिसके तहत व्यवसाय की समस्त कार्यों को संपन्न किया जाता है। संगठन प्रबंधन की एक तंत्र है, नेटवर्क है। देखिए ये नेटवर्क ही तो है, ये संरचना नेटवर्क है। और संगठन आदेशात्मक होता है, संगठन सार्वभौमिक होते हैं और संगठन सब जगह पाए जाते हैं। जैसे स्कूलों में होता है, स्कूल में क्या होता है, एमडी होते हैं, एमडी के नीचे कौन है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे कौन है, वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल के नीचे अलग अलग लेवल में कौन है, कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेटर जैसे 9 to 12 का कोऑर्डिनेटर अलग होता है, 6 to 8 का कोऑर्डिनेटर अलग है, 3rd to जो है 5th का अलग है, फिर नर्सरी का अलग है। और कोऑर्डिनेटर के नीचे कौन काम करते हैं, टीचर काम करते हैं। इस प्रकार से तो ये जो वृक्ष है स्कूल का, इसी को बोलेंगे हम क्या चीज़, कि संगठन हर जगह पाया जाता है, स्कूल हो, अस्पताल हो। क्यों? क्योंकि ये संरचना है, एक तंत्र तैयार करता है। संगठन का महत्व एवं लाभ क्यों जरूरी है? अगर आपको अपने प्रबंध की, अपने व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ानी है तो एक उपयुक्त संगठन तैयार करना ही होगा, एक कंपलसरी है। विशिष्टीकरण, अगर आपको विशिष्टीकरण कि सही व्यक्ति को सही काम किया जा सके, योग्यपूर्ण व्यक्तियों को योग्यतापूर्ण कार्य दिया जाए, तो इसके लिए आपको मानवीय प्रयत्नों को बढ़ाना है, तो इसके लिए संगठन आवश्यक है। विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुपातिक एवं संतुलित महत्व रखना, कि कार्य को बांटा जाता है, सबको उतना ही कार्य देना ताकि वो उस कार्य को कर सके, और कार्य से रिलेटेड उचित अधिकार प्रदान करना ताकि और अधिक मन से उस कार्य को पूर्ण कर सके। विकास को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट करना, समन्वय सुविधाजनक बनाना। देखिए समन्वय, सबको कार्य दे देंगे, किसको पता नहीं है, मुझे कार्य तो दे दिया कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, किसी को और बहुत ज़्यादा कार्य काम है, किसी को बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों के जो है सही सुविधापूर्ण बनवाना ही संगठन होता है। प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना। भ्रष्टाचार को रोकता है, क्योंकि यहाँ पर सबके कार्य फिक्स हो जाते हैं। सुदृढ़ संगठन प्रत्यायोजन की सुगम बनाता है और उपक्रम के विकास और विस्तार में भी ये सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, संगठन प्रक्रिया। संगठन को बनाने की प्रक्रिया, संगठन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है, दैट इज प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था को निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मित किया जाता है। हमारे उद्देश्य फिक्स होते हैं, लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए एक उचित ताना बाना संरचना तैयार करना ही हमारा संगठन प्रक्रिया है। ये भिन्न भिन्न प्रतिभा एवं योग्यता वाले व्यक्ति को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि संगठन के माध्यम से ही किस व्यक्ति की आवश्यकता है, किस कार्य को कौन योग्यता वाला कर सकता है, इन सबको आपस में जोड़ता है। क्योंकि ये प्रॉपर वे में एक पूरी की प्लानिंग तैयार कर लेता है ताकि हम अपने कार्य को कर सकें, उसमें संप्रेषण की तैयार करना, सब कुछ। तो संगठन प्रक्रिया के तहत क्या होता है? सबसे पहला काम होता है संस्था और के उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना, जो कि योजना को अंग है, और योजना के अंतर्गत ही सबसे पहले उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होते हैं। और उस लक्ष्य की पूर्ति कैसी होगी, उससे रिलेटेड विभिन्न क्रिया निर्धारित, कि अगर हम लक्ष्य पूरा करना है तो हमें कौन कौन से कार्य करने होंगे, क्योंकि लक्ष्य की पूर्ति कार्यों से ही होता है। तो सबसे पहले क्रियाओं का निर्धारण करना होगा। क्रियाओं का मतलब होता है जैसे किराया करना होगा, विक्रय करना होगा, उत्पादन करना होगा, ये सब कार्य अलग अलग कार्यों को बांटा जाता है। जब कार्य बढ़ जाता है, उन कार्यों का श्रेणीबद्ध किया जाता है, समीकरण किया जाता है कि इस कार्य के अंतर्गत क्या क्या होता है, इस कार्य के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होगा। सभी कार्यों को एक प्रॉपर सीरीज तैयार करना होगा कि किसके बाद कौन सा नंबर आएगा, किस कार्य को किसके बाद किया जाता है। और जब ये सारे कार्य निर्धारित होते हैं, श्रेणीबद्ध हो जाते हैं, फिर कर्मचारियों के मध्य कार्यों को बांटा जाता है कि जो कार्य दिया जा रहा है, क्रय करने का कार्य कौन करेगा, मतलब सेल्स मैनेजर कौन होगा, परचेज मैनेजर कौन होगा, स्टॉक मैनेजर कौन होगा। ये प्रॉपर कार्य को बांटा जाता है। जब कार्य को बांटा जाता है, बांटने, क्योंकि कार्य को खाली बांटना, कार्य देना ही जरूरी नहीं है, कार्य को पूरा करने के लिए अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को भी देना है कि तुम्हें कार्य दिया जा रहा है तो इस कार्य को करने का तुम्हारा अधिकार क्या होगा, तुम्हारी जवाबदेही कितनी होगी और किसके प्रति होगी, और तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर इसके अंदर बताया जाता है। जब सब कुछ हो जाता है तो कार्यों को करने का अधिकार सौंपा जाता है, राइट दिया जाता है कि आप ये कार्य करेंगे। अधिकार का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति का होना,
कि आप इस कार्य करने से रिलेटेड जो भी निर्णय लेना है आप ले सकते हैं, आपको अधिकार दिया जाता है। आप अपने हिसाब से अब इस कार्य को पूरा करें क्योंकि ये योजना का एक हिस्सा है। उसके बाद भौतिक संसाधन और उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराना। आपने कार्य सौंप दिए, अब भौतिक संसाधन जो भी चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो कुछ भी चाहिए उसकी व्यवस्था करना, और व्यवस्था करने के बाद एक उचित वातावरण तैयार करके देना ताकि उस वातावरण में जो आपके अधीनस्थ है, जो आपके कर्मचारी है, जो आपके श्रमिक है, वो कार्य कर सके। जब ये सब कुछ तैयार हो जाता है, कार्य वाला सब कुछ दे दिया जाता है और कार्य शुरू करने की जो है परमिशन दे दी जाती है कि आप कार्य शुरू करो, और उसके बाद जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट समन्वय संतुलन तैयार करके रखना कि जो भी कार्य आपने बांटा है ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि अधिकार ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो संगठन जो तैयार कर रहा है सभी लेवल में जो भी अपने लेवल बनाया है सबके लेवल में एक संतुलन बनाना, समन्वय तैयार करना, संबंध स्थापित करना ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और उत्पादन कार्य, विकास कार्य और उद्देश्यों की प्राप्ति का कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ सके। अब संगठन प्रक्रिया में आपने तैयार कर लिया कि संगठन कैसे तैयार किया जाता है। संगठन, अब संगठन का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। संगठन का वर्गीकरण करेंगे तो कई वर्गों में कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम करते हैं औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन क्या होता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा संगठन होता है जहां पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। मतलब यहां पर विशेष नियम और विशेष कानून के तहत अधिकारों को, कर्तव्यों को बांटा जाता है। यहाँ पर संगठन में सत्ता का भारांकन, मतलब जो भारांकन दिया कार्य को सौंपा जाता है वो ऊपर से नीचे की ओर सौंपा जाता है। जैसे सबसे पहले सबसे टॉप अधिकारी, मान लो ये सीईओ के नीचे जो है डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर के नीचे जो है उसके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं और उसके नीचे फिर काम करने वाले लोग होते हैं। जब ऊपर से नीचे तक अधिकारों को बांटा जाएगा, सबको अपने अपने कर्तव्य दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, कार्य दिए जाते हैं और जो उसको कार्य देता है वो उसके प्रति जवाबदेही होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको औपचारिक संगठन के नाम से दिया जाता है। औपचारिक संगठन संस्था के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित विधि से कार्य करने, नियमों का पालन करने और साथ मिलके एक दूसरे का सम्मान करते हुए कार्य करने का होता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए रूल एंड रेगुलेशन फिक्स होता है। सबको पता है किसको क्या करना है, कितना करना है और उसको किसके प्रति जवाब देना है। जब ये सब कुछ तय हो जाता है उस स्थिति को औपचारिक संगठन के नाम से जानते हैं। और औपचारिक संगठन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से है। औपचारिक संगठन की स्थापना स्वेच्छा से चेतनापूर्वक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मतलब सोच समझ के तालमेल बिठा के जो है उच्च प्रबंधकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है। प्रत्येक स्तर मतलब हर किसी को कितना कार्य करना है, कैसे करना है, उस कार्य को करने का कितना अधिकार उसको प्राप्त होगा और उसका उत्तरदायित्व क्या होगा, ये पूरी तरीके से व्याख्या करके रखा जाता है। सत्ता का भारांकन ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब उच्च अधिकारी से नीचे अधिकारी की ओर यहाँ पर जो है अधिकारों को बांटा जाता है। आदेश की एकता का प्रॉपर पालन किया जाता है कि आपको कौन आदेश देगा, आप किसके आदेशों का पालन करेंगे। आपको हर कोई आदेश नहीं देगा, एक निश्चित व्यक्ति आदेश दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही तय किया गया है। इसमें संगठन के सदस्यों के मध्य पूर्णता और व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। अव्यक्तिगत मतलब होता है यहाँ पर एक फॉर्मल रिलेशन होता है कि आप केवल व्यवसाय के लिए ही आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें संगठन चार्ट को पूर्ण किया जाता है। चार्ट का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर पहले से ये चार्ट निर्माण किया जाता है, कौन किसके प्रति और कितना कार्य कैसे करेगा। ऐसे संगठन में निश्चित प्रणालियों, आदेशों, नीतियों, नियमों, पद्धतियों का संचार व्यवस्था के दिन कार्य किया जाता है। हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, कौन किसके प्रति बात करेगा, अपनी समस्याओं को किसके कहेगा, कौन किसकी बात सुनेगा, यहाँ पर पहले से ही सब कुछ निर्धारित होता है। कुछ भी यहाँ पर बाहर नहीं जा सकता, हर चीज़ों के लिए एक लाइन, एक सीरीज तय होता है। अब बात करते हैं अनौपचारिक संगठन। जब संस्था में बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं तो कार्य करते हुए बहुत सारे लोग आपस में निकट में आ जाते हैं, मित्रता पूर्वक संपर्क बना लेते हैं और आपस में मिलकर कार्य करने लगते हैं।
तो सब लोग आपस में मिलकर जब कार्य करने लगते हैं तो आपसी सौहार्द से निर्मित जो वातावरण बनता है, जो संगठन बनता है, उसको अनौपचारिक संगठन कहते हैं। यहाँ पर कोई विशेष नियम लागू नहीं होता है, यहाँ पर कोई विशेष पद लागू नहीं होता है, यहाँ पर कोई विशेष जो है चार्ट तैयार नहीं होता है। यहाँ पर सब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं और खासकर ये एक समान पदों के बीच में इस तरह का संगठन निर्माण होता है, जहाँ पर कोई विशेष ये नहीं होता, क्रम नहीं होता है कि आप इसके प्रति, यहाँ पर कोई किसी के साथ भी कभी भी संपर्क स्थापित कर सकता है, अपनी समस्या को बता सकता है, अपने संबंध स्थापित कर सकता है, ताकि कार्य को तीव्र गति से, और ये सबसे तीव्र गति से स्थापित होने वाला संगठन है। प्रोफेसर कीथ डेविस के अनुसार अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों का एक ऐसा जाल है, इसे स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी चार्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि स्वतः ही स्थापित हो जाती है। विशेषताओं की बात करते हैं। अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः अर्थात अपने आप होता है। जब कार्य करते हैं बहुत सारे लोग एक जगह होकर तो ऑटोमेटिक एक संगठन सा बन जाता है, क्योंकि उनके मन में अपनत्व का भावना हो जाती है। एक जैसे कार्य होते हैं तो मिलजुल कर कार्य करने की भावना बढ़ती है। ये सामाजिक संगठन होते हैं जिसकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। अनौपचारिक संगठन का निर्माण सामाजिक समूह की रीति रिवाजों, धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्र, सभा विचारों, पारस्परिक संबंधों के आपस में मिलने जुलने होते। कई बार होता है एक जैसे लोग जब मिल जाते तो आपस में ही जो है संगठन। अनौपचारिक संगठन संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग है। ये जो संगठन बनाया जाता है औपचारिक संगठन का एक आंतरिक भाग। औपचारिक में नियम है और सबके जब एक जैसे लोग मिल जाते हैं वहाँ पर इसका यहाँ पर अपने नियम प्रणाली होते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये अपनी परंपरा ही होती है और उसी के अनुसार ही कार्य करते हैं। यहाँ पर कोई लिखित परंपरा की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब हम संगठन संरचना की बात करते हैं क्या होती है? संगठन संरचना से आशय किसी उपक्रम की समग्र संगठन व्यवस्था का रूप, यानी कि संगठन संरचना का ढांचा, किस प्रकार का ढांचा होगा, कैसे होगा, मतलब जो संगठन तैयार किया जाएगा उसका प्रारूप कैसा होगा। प्रारूप की बात कीजिए। संगठन संरचना आशय किसी संस्था को संपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्था हुई प्रबंधकीय तथा रचनात्मक कार्य निष्पादित किए जाते हैं। मतलब जो प्रबंध के कार्य होते हैं उनको प्रॉपर वे में करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि कहाँ पर कौन आएगा, किस लाइन में कितने लोग होंगे, उसके अंदर में इस प्रकार से जब चार्ट तैयार किया जाता है उसे संगठन संरचना के नाम से जानते हैं। संगठन संरचना की बात करते हैं, बेसिकली इसके 4 रूप होते हैं। रेखा संगठन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन, क्रियात्मक अथवा कार्यात्मक संगठन, विभागीय संगठन संरचना। फिलहाल ये जो संगठन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन तथा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है। हम केवल इन दोनों को की बात करेंगे, क्रियात्मक अथवा कार्यात्मक संगठन की और विभागीय संगठन की। तो पहले बात करते हैं क्रियात्मक अथवा कार्यात्मक संगठन। ये एक ऐसा संगठन होता है जहां पर संगठन यानी कि संरचना का निर्माण कार्यों के आधार पर किया जाता है। कार्य के आधार पर मतलब किस प्रकार से कार्य हो रहा है, जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, इस आधार पर किया जाता है। के जॉनसन ने कहा कि क्रियात्मक संगठन बहुत संगठनात्मक व्यवस्था है जिससे अधिकार की रेखा कई क्रियात्मक विशेषज्ञों के मध्य से होती हुई प्रत्येक श्रमिक तक पहुंचती है। मतलब क्रियाओं के आधार पर क्रय विभाग क्रय का कार्य करना, उत्पादन का कार्य करना, विपणन का कार्य करना, निवेश का कार्य करना, ह्यूमन रिसोर्स का कार्य करना। मतलब कार्य के आधार पर जब संगठन निर्माण किया जाता है। और इस क्रियात्मक संगठन का संरचना का देने वाले कौन थे? F.W. टेलर थे। इन्होंने कहा था संगठन का अर्थ संगठन को इस प्रकार से विभाजित करने से है जिससे सहायक अधीक्षक को लेकर नीचे तक के व्यक्तियों को इतना कम कार्य किया दिया जाए ताकि वो आसानी से पूरा कर सके और संभव हो तो संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य दिया जाना चाहिए। मतलब संगठन को कार्य के आधार पर वर्णन करना और सबको उसके एक निर्धारित कार्य और स्पेसिफिक कार्य दिया जाए। जैसे यहाँ पर एक चार्ट है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले कौन हो गया? सीईओ हो गया। कौन हो गया? सीईओ। सीईओ के नीचे सब लोग काम करते हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, फैसिलिटी हो गया और प्रिक्योरमेंट हो गया। अब इनके नीचे कौन कौन काम करता है, इसके नीचे कौन कौन से विभाग होंगे। ये जब इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कार्यों के आधार पर तो उसके क्रियात्मक, ठीक है, संगठन संरचना के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब व्यावसायिक संस्था बहुत बड़ा हो
जब विशिष्टीकरण बहुत आवश्यक हो, जहां अधिकारियों का केंद्रीकरण जरूरी हो, जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता है, उस स्थिति में क्रियात्मक संगठन की उपयोगिता होती है। अब क्रियात्मक संगठन के बाद दूसरा संगठन है विभागीय संगठन। जब संगठन बहुत ज़्यादा बड़ा हो और बड़े संगठन को अलग अलग विभागों में बांटा जाता हो, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता हो, या फिर उत्पादन के भी अलग अलग स्तर हो, या फिर उत्पादन अलग अलग जो है रीजन में होता हो, तो विभाग के आधार पर जब संगठन निर्माण किया जाता है तो उसे जो है विभागीय संगठन कहते हैं। जैसे वितरण विभाग अलग कर दिया, उत्पादन विभाग अलग कर दिया, क्रय विभाग अलग कर दिया, वित्त विभाग अलग कर दिया, और उससे रिलेटेड अलग अलग जो अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। जैसे सबसे पहले है कंपनी का सीईओ, और सीईओ के नीचे अलग अलग विभाग बना दिया। जैसे एक विभाग दिया रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, ठीक है। जैसे टाटा कंपनी की बात करते, टाटा कंपनी का सीईओ है, और टाटा कंपनी में सबसे पहले किसको रखा गया कि यहाँ पर रखेंगे टाटा जो है टाटा कार के लिए, यहाँ पर रखेंगे टाटा हैवी व्हीकल्स के लिए, ठीक है, विभाग है। ये टाटा कार का है 4 लेन, ये हैवी व्हीकल के लिए है। यहाँ पर जो है टाटा से रिलेटेड मान लेते हैं एरोनॉटिक्स से रिलेटेड है, टाटा एरोनॉटिक्स से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर टाटा का जो है रेलवे डॉक के, तो अलग अलग जो विभाग बना दिए तो प्रोडक्शन के, और उसके नीचे सेल्स का अलग हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हो गया, लॉजिस्टिक का अलग हो गया, सबका विभाग बांट दिया जाता है। तो इस तरह के जब विभागों के आधार पर बांटा जाता है तो इसको डिविजनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसकी उपयोगिता जहाँ पर उत्पादों की संख्या ज़्यादा होती है तब विभाग बांटे जाते हैं। जब संस्था का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, एल&टी हो गया, इन सब में अलग अलग विभाग होते हैं, और सभी विभागों का अधिकार, सभी विभागों के कार्य सब बांट दिए जाते हैं। कौन सा विभाग किस प्रकार और किसको रिपोर्ट करे, सब बांट दिया जाता है। जब भिन्न भिन्न उत्पादन तकनीकों का, वितरण का पद्धतियों का आवश्यकता होती है, हर एक विभाग में अलग अलग प्रकार की पद्धति चाहिए, एक जैसा नहीं हो सकता, तो इसलिए वहाँ पर जो है विभागीय संगठन बनाया जाता है। अब सब कुछ हो गया, संगठन निर्माण हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, एक संगठन में बहुत बड़ा हो जाता है जब संगठन, उसमें बहुत सारे अधीनस्थ कार्य करते हैं, तो और जब कार्य बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं, प्रबंधकों का या फिर अधिकारी का कार्य इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अकेला वो पूरा नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को अकेला पूरा नहीं कर सकता, सक्षम नहीं हो पाता, ओवरलोड हो जाता, तब क्या करता है, वो अपने नीचे अपने अधीनस्थ के बीच में अपने कार्य को बांटता है। तो कार्यों को बांटने के साथ साथ उस कार्य को करने का अधिकार भी देता है। तो कार्यों को बांटना, कार्यभार को सौंपना ही क्या बोलाता है, भारार्पण, कार्य का भार देना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है जब कार्यभार किसी अधीनस्थ व्यक्ति को सौंपा जाता है और उसको एक निश्चित भाग सौंपा जाता है, क्योंकि पूरा नहीं है, एक निश्चित भाग दिया जाता है। क्योंकि एक होता है केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण में क्या होता है ना, कार्य को बांट दिया जाता है। यहाँ पर कार्य को बांटा नहीं जाता है, कार्य का एक हिस्सा अपने अधीनस्थ को दिया जाता है कि इतना काम तुम करो। कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उसका अधिकार भी अपने आप स्वतः खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर भारार्पण क्या होता है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा कुल भार का एक भाग व्यक्ति अपने अधीनस्थ को सौंपता है। ये हमेशा ऊपर अधिकारी अधीनस्थ को ऊपर से नीचे की ओर चलता है। भारार्पण का आशय केंद्रीकरण बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है विकेंद्रीकरण मतलब कार्य को हमेशा के लिए नहीं सौंपा जाता, एक निश्चित कार्य को दिया जाता है पूरा करने के लिए। भारार्पण का उद्देश्य क्रियात्मक या प्रबंध की विशिष्टीकरण और दक्षता का प्राप्त करना होता है। कार्य ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाता है जो उसको करने में दक्ष होता है। ऐसे में भारार्पणकर्ता कभी भी कार्य सौंपने के बाद अपनी जवाबदेहिता से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उन कार्य का एक हिस्सा दिया है तो कार्य को पूरा कराना, सही तरीके से कराना उसी अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, उसी की जवाबदेही बनती है। कि आपने कार्य किसी और को दे दिया और आपका जो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इससे अधीनस्थों की प्रतिभा का निर्धारण होता है और सहयोग प्राप्त किया जाता है। आपको कार्य आसानी से हो सकता है, मान लीजिए मुझे कार्य बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कहूँगा तू ही मेरा कार्य कर दे, लेकिन जवाबदेही तो मेरी होगी, हाँ मेरी जवाबदेही होगी, क्योंकि कार्य मुझे मिला था और मैं कर नहीं पा रहा, तभी मैं दूसरों से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है भारार्पण के तत्व और भारार्पण के अंतर्गत कार्य सौंपने के 3 तत्व है। सबसे पहले कार्यभार और उत्तरदायित्व सौंपना, और उस कार्य को पूरा करने से रिलेटेड अधिकार देना, और अधिकार देने के साथ साथ उसकी जवाबदेही निर्धारित करना। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा कार्य हो जाता है अधिकारी के पास, वो क्या करता है, अपने कार्य का एक हिस्सा
अपने नीचे किसी अधीनस्थ को सौंपता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्यभार या उत्तरदायित्व देना, कि आपको ये कार्य का उत्तरदायित्व दिया जाता है कि आपको करना है। अब जब कार्य करना है तो कार्य से करने से रिलेटेड निर्णय लेने होंगे, डिसीजन लेने होंगे, तो उसके लिए अधिकार देना, सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त अधिकार देना, जिसको बोलते हैं ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। और जब कार्य दिया जाता है, अधिकार दिए जाते हैं, आप कहा जाता है भाई आपको ये कार्य करना है और आप इस कार्य को पूरा करने के जवाबदेही होंगे। अगर नहीं होता है तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाती है। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब इन सब चीज़ों में 3 बातें आती हैं, एक अधिकार, एक उत्तरदायित्व और एक जवाबदेही। अधिकार क्या है? अधिकार का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति। एक वैधानिक शक्ति होती है जहां पर किसी कार्य को कैसे करना है, कब करना है, इस बात का निर्णय किया जाता है। तो निर्णय लेने की शक्ति, वैधानिक शक्ति को ही क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। निर्णय लेने की शक्ति को ही क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। इसकी शक्ति कि अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। अधिकार हमेशा पद से संबंधित होता है। अधिकार निर्णयों का पालन करवाता है और अधिकार प्रबंध की पद की कुंजी बना जाता है। जिसका पद जितना उसका उतना बड़ा अधिकार होता है। तो अधिकार मतलब अथॉरिटी। अब अधिकार से ही जन्म लेता है किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर आपके अंदर कार्य करने का अधिकार दिया गया है तो आपके पास उतना ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कार्य को आपको पूरा कैसे करना है। उत्तरदायित्व का कार्य अथवा कर्तव्य का पालन करने से है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको दिए गए कार्य को पूरा करना है। तो एक प्रकार का आवंटन है जहां पर आपको कार्य के साथ बांध दिया जाता है कि उपयुक्त कार्य को पूरा करना ही है। मतलब आपको जो आदेश दिया गया है, सौंपा गया है, उस कार्य को पूरा करना ही उत्तरदायित्व होता है। और इन दोनों के साथ जन्म लेता है जवाबदेही। आपको कार्य पूरा करना है तो ये आपका उत्तरदायित्व है, और पूरा अगर नहीं किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसको जवाबदेही कहते हैं कि इसके रिस्पॉन्सिबल आप बनोगे। अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है कि हर हालत में पूरा होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार में अवहेलना करते हो तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये अधिकार, अधिकार से उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व अधिकार मिलके जवाबदेही का निर्माण करते हैं। जवाबदेही का बोलते हैं। जवाबदेही किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जाता है। अगर मान लो कोई बड़े अधिकारी ने छोटे अधिकारी को काम सौंपा है और उसने काम खराब कर दिया है तो ये इसके प्रति जवाबदेही होगा, ये नहीं अलग बात है। लेकिन ये जो बड़ा अधिकारी है ये काम खराब होने के लिए पूरी तरह जवाबदेही है, क्योंकि आपको काम सौंपा गया था तो आप बताओ काम सही से क्यों नहीं हुआ। ये केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। जिसने आपको अधिकार दिया उसी के प्रति आप जवाबदेह होते हैं। इसका आधार अधिकारी अधीनस्थ संबंध होता है, 2 व्यक्तियों के संबंध होता है। ये अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न, अगर अधिकार दिया गया है तो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक आ ही जाती है। अब भारार्पण के लाभ क्या होता है? भारार्पण से समन्वय का जन्म होता है। अगर आप कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हो, अपने कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के लोगों में बांट सकते हो और इनके निर्धारण रखने, इनमें समन्वय स्थापित कर सकते हो। प्रशासनिक भार में कमी हो जाती है। अधीनस्थों के मनोबलों में वृद्धि होती है। अरे देखो मुझ पर विश्वास किया जा रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ। व्यवसाय के विस्तार में सुविधा होती है और अधीनस्थों का विकास होता है। इसलिए भारार्पण जरूरी है। व्यवसाय बढ़ता चला जाता है तो भारार्पण की प्रक्रिया भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता जरूर पढ़िए। कहीं डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू एंड बाय।